आज क्वेश्चन नंबर 5 का जो गा होगा उसका अथवा वाला पार्ट भी एक लिखा हुआ है। इसमें एक न्यूमेरिकल है, उसको करेंगे हम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, आप भी ध्यान से सुने। लिखा हुआ है, एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वेयर तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब है। तार में 3.2 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ज्ञात कीजिए फर्स्ट पार्ट में आपको ज्ञात करना है तार में धारा घनत्व, और सेकंड पार्ट पे आपको ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन या अपवाह वेग। ठीक है, अनुगमन, अपवाह वेग, अनुगमन वेग, घसीट वेग, ये सब एक ही के नाम है। चलिए खैर, तो न्यूमेरिकल लगाएंगे। सबसे पहले प्रश्न नंबर 5 गा अथवा वाला भाग कर रहे हैं। 5 गा का एक पार्ट हम कर चुके हैं। अथवा वाले भाग में जो न्यूमेरिकल है उसमें जो चीजें दी गई हैं वो कुछ इस तरह से हैं। लिखा है तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब A 1 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति मीटर क्यूब में या एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को स्मॉल n से लिखते हैं, 2 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। इसके बाद तार में 3.2 एम्पियर की वैद्युत धारा बह रही है, तो वैद्युत धारा को I से लिखेंगे 3.2 एम्पियर। ज्ञात करना है नंबर 1 तार में धारा घनत्व। आपको याद होगा J से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल j से। सेकंड, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन या अपवाह वेग, जिसे हम VD से प्रदर्शित करते हैं। तो ये दो चीजें हमको मालूम करनी है। उसका सॉल्यूशन हम यहां पर करेंगे। पहला पार्ट करेंगे तार में धारा घनत्व। तार में धारा घनत्व J = I/A, ये एक फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा। अब J = I की जगह पर 3.2/A की जगह पर 1 × 10⁻⁻7। अब अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1 से 3.2 को डिवाइड करेंगे, 3.2 ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+7, और इसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो J की वैल्यू आ गई 3.2 × 10⁻7 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये एक पार्ट का जवाब मिल गया हमको, धारा घनत्व की वैल्यू आ गई। इसके बाद इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन या अपवाह वेग चाहिए। इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन या इसी को बोला जाता है अपवाह वेग। अनुगमन या अपवाह वेग, आपको याद होगा इसे VD से प्रदर्शित किया जाता है, और VD का फॉर्मूला क्या होगा, I/NEA। I = NEA/VD। ओके, तो VD = I/NEA। और अगर हम यही J के पदों में फॉर्मूला पता लगाते VD का, तो J का फॉर्मूला क्या होता है, I/A NEVD। A से कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या मिलेगा, J = NEVD, यही तो मिलेगा। I/A करेंगे ना, I की जगह NEAVD, A से कैंसिल। तो यहां से अगर हम VD की वैल्यू निकालेंगे तो J/NE मिल जाएगा। आप चाहें तो VD = J/NE से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो VD = I/NEA से भी कर सकते हैं। उससे कर लेते हैं, कम वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी। ठीक है,
आप चाहे जिस फॉर्मूले से करेंगे दोनों से आपको आपका आंसर मिलेगा। J/NE। J की वैल्यू हमने अभी अभी कैलकुलेट की है 3.2 इंटू 10⁻7 अपॉन n। n की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻28 और E चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19। बेटा ध्यान से देखें, 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 दूना 32, 3.2 आएगा। वो 3.2 इस 3.2 को कैंसिल कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद देयरफॉर VD इज इक्वल टू, ये सारी पावर्स ऊपर जाएंगे, 10⁻7 ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, ये जब ऊपर आएगी तो ये 19 भी प्लस हो जाएगी, ये ऊपर आ जाएगी तो ये 28 माइनस हो जाएगी। इस तरह से VD की वैल्यू आएगी 19 और 7 26, 26 माइनस 28 माइनस 2, या हम लिख सकते हैं VD इज इक्वल टू 0.01। 10⁻⁻2 को लिख सकते हैं ना, और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा 5 के गा में जो अथवा वाला पार्ट है उसका आंसर। ठीक है, वैसे आंसर में यही वाला आंसर दिया जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ये भी लिख सकते, बट यूनिट लिखना मत भूलिए, मीटर पर सेकेंड। और यहाँ जैसे J का मान निकाला था हमने, तो वो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर उसका यूनिट आया था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 5 के गा में। देखो 5 के गा में एक चीज मैं आपको अब बताना चाहूंगा, 5 का गा, इसका एक हिस्सा आपने कल किया था जिसमें व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ बनाया था आपने, और इसके बाद किरचॉफ के नियम से सेतु के संतुलन के लिए प्रतिबंध भी आपने डिराइव किया था। ठीक है, तो और उसके साथ अथवा में ये न्यूमेरिकल लगा हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि किसको करने में आपको ज्यादा आसानी होगी, किसको करना ज्यादा इजी बैठेगा। तो मुझे तो ये लगता है शायद कि अगर अथवा लगाए तो ये वाला पार्ट करना ज्यादा इजी है, और मैथमेटिकल पोर्शन है, मैथमेटिकल पोर्शन में मार्क्स भी ठीक मिलते हैं, बढ़िया। जितने नंबर का क्वेश्चन होता है, अगर आपने पूरा अच्छे से किया है, पूरा सही सिस्टमेटिकली आपने किया है, आपसे कहीं गलती नहीं हुई है, तो पूरे मार्क्स आपको मिल जाते हैं। तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगा आपका, डेरिवेशन भी आपको करना पड़ा, बट न्यूमेरिकल में, और ये न्यूमेरिकल भी बहुत डिफिकल्ट नहीं था, बड़ा इजी रहा है। तो मैं तो आपको एडवाइस करूंगा कि ऐसी जगह पर जब भी कभी एक क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें अथवा के साथ में भी एक न्यूमेरिकल लगा हो, और न्यूमेरिकल अगर आपको आता है सही से, तो फिर थ्योरी के बजाय न्यूमेरिकल को करना ज़्यादा प्रेफर करिए आप, उसमें वक्त भी कम लगेगा, मार्क्स भी फुल मिलते हैं आपको। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 5वें के घा पे आ जाते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 5 घा में है, कारणों को लिखिए क्यों। उसमें लिखा है कारणों को लिखिए कि क्यों। पहला, स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है। सेकंड, बादलों में श्वेत। ये बादलों में श्वेत का मतलब कम समझ आया मुझे, तो मुझे लगा कि शायद ये कोई मिसप्रिंटिंग है। और इससे रिलेटेड एक पॉइंट होता भी है कि बरसने वाले बादलों में वो हमको सफेद दिखाई देते हैं, तो इससे लगभग जुड़ा हुआ आर्टिकल लग रहा था मुझको कि बादलों में श्वेत तथा। तो केवल बादलों में श्वेत लिखने से पूरी बात क्लियर नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने उसको ये मान करके कि जरूर इसका रीज़न पूछा जा रहा होगा कि बरसने वाले बादलों का श्वेत दिखाई देना, मैंने उसको नोट कर दिया है। और तीसरा, सूर्योदय के समय रक्ताभ दिखाई देना। सूर्योदय के समय और सूर्यास्त दोनों समय में वैसे जो सूर्य होता है वो लाल रंग का आपको दिखाई देता है, रेड कलर, आप भी देखते हैं। तो इन 3 बातों के कारण बताने थे आपको कि क्यों ऐसा होता है। तो ऑलरेडी हमने लिख के रखा है ताकि लिखने में समय ज़्यादा खर्च ना हो और आपको भी आसानी रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 घा,
का उत्तर लिखेंगे। पहला, स्वच्छ आकाश का नीला दिखाई देना, पहला यही है ना। तो क्या लिखा है देखो हमने, स्वच्छ आकाश का नीला दिखाई देना पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित वाष्प कणों व धूल कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन का परिणाम है। वैसे 2021 के लिए प्रकाश का जो प्रकीर्णन है ये हमारे सिलेबस में नहीं था, लेकिन ये रीजन आए क्योंकि, तो हमने लिख दिया इनको, ठीक है। वैसे जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है फॉर 2021 एग्जामिनेशन, इट इज नॉट इन योर सिलेबस, इट इज आउट ऑफ योर सिलेबस, बट ये रीजन है, हो सकता है कि एग्जामिनेशन में अगर आ जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए मैंने रीजन लिख दिया। प्रकीर्णन डायरेक्ट उससे जो रिलेटेड चीज है उसको नहीं बताई गई आपको। तो क्या बताया गया कि जब स्वच्छ आकाश होता है उसका नीला दिखाई देना, पृथ्वी का जो ये वायुमंडल है अर्थ के चारों ओर, आप देखते हैं इसमें धूल मिट्टी के कण भी हैं और इसमें जो वाष्प कण होते हैं उनके द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन का परिणाम है। जब लाइट उन कणों पर पड़ती है आकर के, ऐसे लाइट आकर पड़ती है और पड़कर ऐसे फैल जाती है चारों तरफ, ऐसा बिखर जाना, लाइट का धूल मिट्टी के कणों या वाष्प कणों पर पड़ करके चारों तरफ बिखर जाना, ऐसे ये प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग कहते हैं इसको लाइट की। सूर्य के प्रकाश में नीले प्रकाश की जो प्रतिशतता होती है वो बैगनी प्रकाश की अपेक्षा ज्यादा होती है। जो सनलाइट होती है उसमें ब्लू लाइट जो होती है वो वायलेट लाइट की अपेक्षा ज्यादा परसेंटेज में पाई जाती है। रैले के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश में बैगनी की अपेक्षा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन लगभग 10 गुना अधिक होता है, 10 गुना ज्यादा नीला रंग स्कैटर होता है। अतः हमारी आंख में सबसे अधिक मात्रा में नीला रंग ही पहुंचता है। तो जब भी लाइट आती है धूल मिट्टी के कणों पर पड़ी, स्कैटर हो गई, और स्कैटर्ड लाइट जो निकल रही है स्कैटर होके, उसमें नीला रंग का जो प्रकाश है वो बैगनी रंग के प्रकाश की तुलना में कितने गुना ज्यादा है, तो ये हमारी आंख पर ज्यादा पहुंचता है। अगर हमारी आंख पर ज्यादा पहुंचता है जिसके कारण हमें स्वच्छ आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ये स्वच्छ आकाश का नीला दिखाई देना होता है, आप भी जानते हैं, ठीक है। समझ नहीं आया आपको? आया? दूसरा बरसने वाले बादलों का श्वेत दिखाई देना। आप देखते हैं बरसात के मौसम में कभी कभी बादल बहुत घनघोर काले बादल आते हैं, लेकिन वो ऐसे ही निकल जाते हैं, नहीं बरसते, है ना। और कभी कभी बिल्कुल श्वेत कलर के, व्हाइट रंग के क्लाउड्स आते हैं और उनसे बारिश बहुत होती है। तो बरसने वाले बादलों का श्वेत दिखाई देना, सफेद रंग का दिखना, वो बादलों में बोलते हैं पानी है, तो वो श्वेत क्यों दिखते हैं? और उनके बीच में पानी की ड्रॉपलेट्स का होना ही उनके सफेद रंग के दिखने का रीजन है। क्या होता है? प्रकीर्णन की प्रक्रिया में, प्रकीर्णन के बारे में आपको बताया जा रहा है कि प्रकीर्णन की प्रक्रिया में प्रकीर्णक का आकार, प्रकीर्णन प्रकाश की एक घटना है और प्रकीर्णक वो पार्टिकल होगा जिस पर लाइट पड़ के प्रकीर्णित हो जाएगी। तो अगर धूल मिट्टी के कणों पर पड़कर लाइट प्रकीर्णित हो रही है तो प्रकीर्णक किसको बोला जाएगा? धूल मिट्टी के कणों को, ठीक है। तो प्रकीर्णन की प्रक्रिया में ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, इसके प्रोसेस जो है उसमें प्रकीर्णक का आकार, जो पार्टिकल प्रकीर्णित करेगा उसका जो साइज है वो प्रकीर्णित होने वाले विकिरण की तरंग दैर्घ्य की तुलना में कम होना चाहिए। ये शर्त है प्रकीर्णन की, ये प्रकीर्णन की शर्त होती है कि लाइट, जो भी लाइट रेडिएशन है वो जिस भी पार्टिकल में पड़कर ऐसा प्रकीर्णित हो रही है, उस पार्टिकल का साइज, उस धूल मिट्टी के कण का आकार विकिरण की तरंग दैर्घ्य की तुलना में कम रहना चाहिए। परंतु बरसने वाले बादलों में जल की छोटी छोटी बूंदों अथवा हिम क्रिस्टलों का आकार प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। बादलों के बीच में जो पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं उनका जो साइज होता है वो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना में बहुत ज्यादा होता है, अतः उनसे प्रकीर्णित प्रकाश में तरंग दैर्घ्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर से सुनिए,
जो पार्टिकल लाइट को प्रकीर्णित करेगा उसका साइज कैसा होना चाहिए? आंसर है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में बहुत कम। लेकिन जिन बादलों में पानी की बूंदें होती हैं छोटी छोटी, उन पानी की बूंदों का जो साइज होता है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में तो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए तरंग दैर्ध्य का तो कोई असर पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि होना कैसा चाहिए? साइज छोटा, और बूंदों का साइज होता कैसा है? बड़ा। इसलिए प्रकीर्णन की क्रिया में उन बूंदों का साइज तो तरंग दैर्ध्य पर प्रभाव पड़ेगा ही नहीं प्रकीर्णन का। या हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि सभी रंग समान तीव्रता के साथ प्रकीर्णित हो जाते हैं। मतलब लाइट आती है तो जो बिखरती भी है, तो उसमें जो भी लाइट रे चलती है उसमें हर कलर की तीव्रता एक जैसी बनी रहती है। दूसरे शब्दों में सभी रंग समान तीव्रता के साथ प्रकीर्णित होते हैं। जिनका जो संयुक्त प्रभाव होता है वो कैसा होता है? श्वेत ही होता है। तो जिन बादलों में पानी रहता है, पानी की बूंदें होती है छोटी छोटी, उन बादलों पर जब लाइट पड़ती है जाकर के, तो क्योंकि बूंदों का साइज, प्रकीर्णक का जो साइज एक प्रॉपर होना चाहिए उससे बड़ा होता है, इसलिए आप यूं समझ लें कि उनसे प्रकीर्णन ना हो करके पूरी की पूरी जो लाइट जाती है वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्योंकि प्रकीर्णन होने के लिए क्या होना चाहिए? बूंदों का साइज तरंग दैर्ध्य से कम होना चाहिए, लेकिन उनका तो साइज तरंग दैर्ध्य से भी ज्यादा है, तो प्रकीर्णन नहीं होता। आप यूं समझ सकते हैं क्या होता है? सन से लाइट जाती है, व्हाइट लाइट गई, पड़ करके पूरी रिफ्लेक्ट हो गई। अब व्हाइट लाइट अगर आपकी आंख पर आएगी तो व्हाइट दिखेगा, तो हमको लगता है बादलों से लाइट आ रही है, तो वो बादल भी हमको कैसे दिखाई देते हैं? वो बादल भी हमको सफेद दिखाई देते हैं। या अगर आप ये मान लें कि प्रकीर्णन हो भी रहा है, तो भी सूर्य के प्रकाश में जितने कलर्स हैं सभी बराबर तीव्रता से प्रकीर्णित हो जाते हैं, समान तीव्रता से स्कैटर हो जाते हैं। अब अगर सभी तीव्रताएं समान रूप से हमारी आंखों पर पड़ेंगी तो उनका जो कॉम्बाइंड इफेक्ट होता है वो कैसा मिलेगा? सफेद ही मिलता है, तो वो बादल हमको सफेद दिखाई देते हैं। तो जिन बादलों के पास पानी होता है वो आपको बादल कैसे दिखेंगे? श्वेत कलर के दिखेंगे, व्हाइट कलर के दिखेंगे आपको। तीसरा, सूर्योदय के समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना। रक्ताभ मतलब लाल रंग का। रक्त भी किस कलर का होता है? लाल, ब्लड, है ना। रेड हॉट कहते हैं रक्ताभ को। रेड हॉट मतलब इतना गर्म कि लाल हो गया वो, ठीक है। वो आप देखते हैं कोई चीज आप आग में डाल दो, कोई पत्थर है, लोहा है, तो वो कुछ देर के बाद गर्म होकर कैसा दिखने लगता है? लाल दिखने लगता है। तो सूर्योदय के समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना। वैसे सूर्योदय हो या सूर्यास्त, दोनों टाइम आपको सूर्य कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का दिखाई देता है। तो उनके पीछे क्या रीजन है? प्रकीर्णन ही उसका एक रीजन है। आप देखिए, मैं इसका भी बता देता हूं। सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज के कुछ ही ऊपर होता है। मतलब जिस समय सूर्योदय होता है, सूर्य निकलता है, उस समय जो सूर्य होता है वो क्षितिज से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं होता, थोड़ा ही ऊपर रहता है, ज्यादा ऊपर नहीं होता, जिसके कारण सूर्य की किरणों को वायुमंडल की परतों से होकर अपेक्षाकृत अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। और ये बिल्कुल तय है कि देखो, अगर ये हमारी अर्थ है और यहां से सूर्य ऐसे निकला और यहां पर जाके ऐसे छुप गया। अब आप देख सकते हैं ये जो हमारी अर्थ है, अगर सूर्य यहां पर है तो ये हमारे नजदीक है, लेकिन जब सूर्य अभी अभी सूर्योदय हुआ है उस समय सूर्य से हमारी दूरी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन दोपहर के समय जब सूर्य बिल्कुल ऊपर रहता है वर्टिकल हाइट पे, उस समय ये हमारे बहुत नजदीक होता है, ठीक है। तो वही लिखा गया है कि सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज के कुछ ही ऊपर होता है, क्षितिज से थोड़ा ही ऊपर रहता है यहाँ पे, जिसकी वजह से सूर्य की किरणों को वायुमंडल की परतों से होकर अपेक्षाकृत अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। यहां से आना पड़ेगा, ज्यादा दूर चलना पड़ेगा, यहां से आना पड़ेगा, कम दूर चलना पड़ेगा। तो जब सूर्योदय होता है उस वक्त सूर्य जो होता है वो क्षितिज से थोड़ा ही ऊपर होता है और सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है। अब क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है,
लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन फैलाव सबसे कम है। क्यों? रेले के मुताबिक प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो उसकी तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ के विलोमानुपाती होती है। तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा किसकी होती है? लाल रंग की। इसलिए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तरंग दैर्ध्य ज्यादा तो प्रकीर्णन सबसे कम। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है कौन से रंग का? लाल रंग का। अतः श्वेत प्रकाश के अन्य घटक, अब देखो सूर्य से सारे रंग की लाइट चली, हर कलर की लाइट, सबसे कम स्कैटरिंग किसकी हो रही है? लाल रंग की स्कैटरिंग सबसे कम हो रही है। बाकी सारे कलर क्या हो रहे हैं? खूब तेजी से बिखर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, सन से बराबर मात्रा में सारे कलर पर चले, लेकिन लाल रंग कम फैल रहा है, स्कैटरिंग कम हो रही है, और बाकी कलर्स की स्कैटरिंग बड़ी तेजी से हो रही है। तो जब बहुत दूर निकल जाएगा ये प्रकाश, तो कौन से कलर रास्ते में ही बिखर के खत्म हो जाएंगे और कौन से कलर दूर पहुंच पाएंगे? जिसकी स्कैटरिंग कम होगी वो दूर तक चला जाएगा, और जिनकी स्कैटरिंग ज्यादा हो रही होगी वो रास्ते में ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, तो ये बहुत दूर तक पहुंच जाता है, और बाकी कलर्स का प्रकीर्णन ज्यादा होने की वजह से वो कलर रास्ते में ही बिखर जाते हैं। तो वही लिखा कि अतः श्वेत प्रकाश के अन्य घटक, अन्य घटक मतलब लाल रंग को छोड़ करके, उत्तरोत्तर प्रकीर्णन के कारण, उत्तरोत्तर मतलब लगातार प्रकीर्णन के कारण प्रेक्षक तक पहुंचते पहुंचते लगभग समाप्त हो चुके होते हैं। इस प्रकार प्रेक्षक तक केवल लाल रंग ही पहुंचता है, जिससे सूर्य सूर्योदय के समय रक्ताभ दिखाई देता है। यही अगर सूर्यास्त के समय पूछा जाए तो सूर्योदय की जगह सूर्यास्त लिख देना, बस जवाब यही होगा उसका। समझ नहीं आया आपको? ऐसे, और ये बड़ा सिंपल सी चीज है, आप बड़ा आसान है। आप अगर कभी खेतों में बुआई करने अगर जो लोग जाते हैं, सोचो उनके बारे में, अगर उनके एक हाथ में गेहूं की बोरी है, गेहूं की बाल्टी है, एक हाथ में खाद की बाल्टी है, तो खेत के इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचने में कौन सी चीज ज्यादा बचेगी? उस किनारे तक कौन सी चीज पहुंचेगी? जो ज्यादा बिखराई जाएगी या जो कम बिखराई जाएगी? जिसको कम बिखराओगे आप वो उस कोने तक पहुंच जाएगी, और जिसको ज्यादा बिखराओगे आप वो रास्ते में ही खत्म हो जाएगा। तो लाल रंग का प्रकीर्णन कम होने से वो दूर तक चला जाता है, और बाकी कलर्स का प्रकीर्णन ज्यादा होने की वजह से वो सब रास्ते में ही समाप्त हो जाते हैं, उनकी स्कैटरिंग पूरी रास्ते में ही हो जाती है। इस वजह से सूर्य हमको लाल दिखाई देता है। तो ये रीजन हो गए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 घा। इसके बाद 5 अंगा करेंगे, इसको हम हटा देते हैं, फिर 5 अंगा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अंगा, इसमें भी एक न्यूमेरिकल है, हम उसको करते हैं। आप देखें, लिखा है एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 1 मीटर है। खगोलीय दूरदर्शी है, उसके अभिदृश्यक की जो फोकस दूरी है 1 मीटर है। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब लेंसों के बीच की दूरी 1.05 मीटर है। नेत्रिका की फोकस दूरी तथा दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। ये दो बातें आपको ज्ञात करनी है। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी बातें हमको दी गई हैं। दिया हुआ है खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 1 मीटर है। क्या आपको मालूम है कि अभिदृश्यक की फोकस दूरी को कैसे लिखोगे आप? FO, और कितना है? 1 मीटर, 1.0 मीटर। उसके बाद दिया गया है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब लेंसों के बीच की दूरी 1.05 मीटर है। तो क्या आप बच्चों को याद है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने उस वक्त दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी होती है? जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने खगोलीय दूरदर्शी में, तो उस समय दोनों लेंसों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? बता सकते हैं? नहीं याद है? FO प्लस FE? नहीं, FE तो तब होगा जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। देखो ऐसे सोचा करो ना,
अंतिम प्रतिबिंब बनाता कौन है पहले ये बताओ? VO प्लस FE, VO प्लस FE कि FE प्लस UE, FO प्लस UE? देखिए पहले सुनिए, खगोलीय दूरदर्शी है ना, खगोलीय दूरदर्शी में किरणें कहां से आएंगी? अनंत से। अनंत से आने वाली किरणों का प्रतिबिंब कहां बनाएगा लेंस? फोकस तल पर, तो FO पर प्रतिबिंब बनेगा। अब ये वाला प्रतिबिंब हम नेत्रिका से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाना चाहते हैं, तो नेत्रिका को हम ऐसा सेट करेंगे ताकि नेत्रिका का जो फोकस हो वो इसके इधर आ जाए और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बना लेंगे। इस तरीके से जो दोनों के बीच का डिस्टेंस रहेगा वो होगा FO प्लस UE। अगर अंतिम प्रतिबिंब बनाता कौन है? सोचो, नेत्रिका। नेत्रिका अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनाएगी तो प्रतिबिंब किसी लेंस से अनंत पर कब बनता है? जब मुख्य फोकस पर रखा होता है। तो अगर वस्तु नेत्रिका के मुख्य फोकस पर होगी FE पर, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। इसलिए FO प्लस FE उस समय दोनों लेंसों के बीच की डिस्टेंस होती है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। लेकिन अगर खगोलीय दूरदर्शी से अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है तो उस वक्त दोनों लेंसों के बीच की दूरी होती है FO प्लस UE। तो FO प्लस UE इज इक्वल टू 1.05 मीटर। ठीक है। अच्छा, एक काम और आप यहां से कर सकते हैं क्या? FO की जगह अगर ये वैल्यू लिख दें तो हम UE फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो उसको हम बाद में कर लेंगे। अब ज्ञात क्या करना है, देखो उसको भी लिख लेते हैं। ज्ञात करना है नेत्रिका की फोकस दूरी। नेत्रिका की फोकस दूरी को FE से लिखते हैं, तो FE ज्ञात करना है। दूसरा, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, कैपिटल M इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक काम करेंगे, FO की वैल्यू यहां लिख के UE निकालेंगे, क्योंकि FO प्लस UE इज इक्वल टू 1.05। FO की जगह पर क्या लिखा जाए? 1.0 प्लस UE इज इक्वल टू 1.05। तो UE इज इक्वल टू, देयरफॉर UE 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 0.05 मीटर। ठीक है। आप चाहें तो इन्हें सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। UE की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर इसको सेंटीमीटर बदलेंगे तो? 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे ना, 100 से गुणा करवा देंगे तो 100 से गुणा करने पर ये क्या बन जाएगा? 5 सेंटीमीटर बन जाएगा। अब हमें देखो ये भी बताया गया कि अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनता है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। अब पहले ये मुझे बता दें, अंतिम प्रतिबिंब बनाता कौन है? नेत्रिका। तो इसका मतलब है जो अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका ने बनाया, तो नेत्रिका से वो प्रतिबिंब कितनी दूर बन रहा है? 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर अंतिम प्रतिबिंब बनता है ना, तो और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि VE बराबर -25 सेंटीमीटर। समझ नहीं आ रही बात? आप फिर से देखो, UE का मान कितना आया बताइए। अच्छा बताइए, UE क्या चीज है पहले ये बताओ मुझे। नेत्रिका से वस्तु की दूरी, ये आ गई। नेत्रिका ने प्रतिबिंब कहां बनाया? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो नेत्रिका से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। और क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में बनता है इसलिए माइनस। समझ आया आपको? अब नेत्रिका की फोकस दूरी आपको चाहिए FE, तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, लेंस फॉर्मूला।
नेत्रिका के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, 1/Fe इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। लेंस फॉर्मूला यही होता है ना, इसमें वैल्यू लिखेंगे 1/Fe, हमको पता लगाना है 1/VE, VE इज -25 सेंटीमीटर, यूनिट नहीं लिखना, माइनस 1/UE, UE कितना है -5 सेंटीमीटर। माइनस क्यों? क्योंकि जब आप नेत्रिका रखोगे, थोड़ा सा आप याद करो कि वो फिगर कैसा होता था, वे उसका जो आरेख होता था, डायग्राम, रे डायग्राम, नेत्रिका से इधर ही तो वस्तु होती थी, तो वस्तु भी तो लेफ्ट साइड पे है, अगर वस्तु लेफ्ट में है तो उसकी डिस्टेंस भी कैसी होगी, माइनस। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, -1/25 प्लस 1/5 माइनस माइनस प्लस 25, हमने एलसीएम ले लिया तो माइनस 1 + 5 -5 + 1 -1 + 5, तो 1/F इज इक्वल टू 4/25, देन F इज इक्वल टू 25/4, 4 6 जार 24, 1 बचा, 4 2 जार 8, 4 5 जार 20। ये Fe से F कब हो गया, ऐसा Fe रखो इसको, ये नेत्रिका की फोकस दूरी है ना, तो नेत्रिका की फोकस दूरी कितनी आ गई 6.25 सेंटीमीटर, और अभिदृश्य की फोकस दूरी कितनी है 100 सेंटीमीटर। ठीक, एक काम तो हमारा हो गया, दूसरा हमें आवर्धन क्षमता भी पता लगानी है, तो चलिए आवर्धन क्षमता भी कैलकुलेट कर लेते हैं। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला बता सकते हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला बोलिए, -FO/FE 1 + FE/D। वेरी गुड। अब माइनस FO की जगह पर क्या लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, FE की जगह पर क्या लिखा जाए, देखो आप चाहो तो 6.25 लिख सकते हो, आप चाहो तो 25/4 भी लिख सकते हो, 25/4 लिख दिया। 1 + FE, FE है 25/4, और D की जगह पर 25, D का मान तो 25 होता है ना, क्या होता है D, निष्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, नहीं याद आया, उसका मान 25 होता है। सॉल्व कर लीजिए, ये 4 पलट के ऊपर आएगा और फिर 25 से 100 कैंसिल होगा, 25 चौके 100, और वो 4 और ये 4 गुना कर लेगा, तो m हो जाएगा -16 × 25 से 25 कैंसिल, 4 एकम 4 + 1 5/4, 5/4, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, तो दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होगी वो कितनी होगी -20, फोकस दूरी 25/4, आवर्धन क्षमता तो -10 दिया है इसमें, -10 गलत है कि -20 गलत है, ठीक, इसका मतलब हम लोगों का आंसर सही है, इसमें मिस प्रिंटिंग हुई है, तो आप उसको सही कर लीजिए, -10 को क्या कर लीजिए -20 कर लीजिए। अब आप बताएं ये क्वेश्चन आपको समझ आया कि नहीं आया, तो फिर से बताइए। अब खगोलीय दूरदर्शी से जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी बताइए कितनी, FO + UE, हमने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बोला है ना, तो ठीक है, फिर FO + UE, और अगर अनंत पर बनेगा तो FO + FE, समझ आ रहे हैं ना आपको, इस तरह से। अच्छा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बताइए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी,
जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, VO प्लस FE, VO प्लस FE अनंत पर बनेगा तो सेकंड जो टर्म होगा वह FE ही रहेगा, ठीक है। और अगर अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो VO प्लस UE। बस छोटी सी बातें ध्यान रखनी है आपको। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 लिखा है, कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं? स्थैतिक व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रतिबंधों को लिखिए। दिखाइए कि यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है। बेटा आपको नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं लगभग? देखो पहला क्या लिखा है, कला संबद्ध स्रोत। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूं। कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं बताइए? कला संबद्ध स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनसे जो भी तरंगें निकलती हैं उन तरंगों के बीच का कलांतर स्थिर रहना चाहिए, अर्थात समय के साथ बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। कला संबद्ध स्रोत वे प्रकाश स्रोत होते हैं, कला संबद्ध स्रोत वे प्रकाश स्रोत होते हैं जिनसे उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के बीच कलांतर स्थिर रहता है, अर्थात समय के साथ नहीं बदलता। तो कला संबद्ध स्रोत वे प्रकाश स्रोत होते हैं जिनसे उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के बीच कलांतर स्थिर रहता है, अर्थात समय के साथ नहीं बदलता, ठीक है। अब इसमें जो आगे लिखा हुआ है, स्थैतिक व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रतिबंधों को लिखिए। तो बेटा अभी हाल ही में जो पेपर हम लोग कर रहे हैं इसमें किसी न किसी सेट में हमने इसके प्रतिबंधों को लिख के आपको दिखाया है, ठीक है। आप वहां से ढूंढिए और उसको देख लीजिए, यहां पर कर लेंगे आप। लिखाया है कि नहीं लिखाया है? लिखाया गया है, आपको याद नहीं है। अब मुझे ये नहीं मालूम कौन से सेट में मैंने लिखाया था, पर ये लिखा गया है। अच्छा आगे लिखा है, दिखाइए कि यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है। फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र बनाना है आपको, समझ रहे हैं? आप एक काम करेंगे, फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र भी हम बना के दिखा चुके हैं आपको। उसमें आपको करना बस इतना है कि दीप्त फ्रिंजों से लेकर फ्रिंज चौड़ाई निकालनी है एक बार, और एक बार अदीप्त फ्रिंजों को लेकर फ्रिंज चौड़ाई आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। और आप देखेंगे कि दोनों तरह से फ्रिंज चौड़ाई कैसी आती है, एक जैसी आती है। बस यही आपको करके दिखाना है। तो इसके आगे का पोर्शन मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद करें भाई, ठीक है। थोड़ा काम तो आप भी करिए, थोड़ी बहुत मेहनत आप भी करते रहिए। अच्छा इसी में प्रश्न नंबर 6 में एक अथवा वाला भाग है। प्रश्न नंबर 6
अथवा वाला भाग। देखिए लिखा हुआ एक पतली झिर्री द्वारा पर्दे पर बने विवर्तन प्रतिरोध के तीव्रता वितरण का आरेख खींचिए। ठीक है, चलिए बना लेते हैं। एक पतली झिर्री द्वारा पर्दे पर बनी एक पतली झिर्री द्वारा पर्दे पर बने विवर्तन प्रतिरूप के तीव्रता वितरण का आरेख। तीव्रता वितरण का आरेख देखिए, ये आपने बनाया भी है पहले भी। इधर की तरफ हम तीव्रता ले लेते हैं और इधर की तरफ हम एंगुलर हाइट, कोणीय ऊंचाइयां ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर मान लेते हैं लैम्डा अपॉन ई या ए, जो भी आपने माना हो, ये मान लेते हैं 2 लैम्डा अपॉन ए, यहाँ पर 3 लैम्डा अपॉन ए, फिर ये 4 लैम्डा अपॉन ए, ऐसे इधर उतनी डिस्टेंस पर माइनस लैम्डा अपॉन ए, -2 लैम्डा अपॉन ए, -3 लैम्डा अपॉन ए, और ये -4 लैम्डा अपॉन ए। हाइट से हम तीव्रता को दर्शाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप जानते हैं हमको निम्निष्ठ मिलते हैं और इनके बीच के जो पॉइंट्स होंगे वहां पर हमें उच्चिष्ठ मिलेंगे। जो सेंट्रल ब्राइट होगा वो सबसे ज्यादा ब्राइट होगा, यहां पर प्रकाश की तीव्रता सबसे ज्यादा मिलेगी। इसके बाद यहां प्रकाश की तीव्रता मिनिमम मिलेगी, फिर यहां थोड़ी ज्यादा मिलेगी, यहां फिर मिनिमम मिलेगी, यहां थोड़ी ज्यादा मिलेगी मतलब, लेकिन इसकी तुलना में बहुत कम मिलेगी तीव्रता। यहाँ फिर 0, फिर यहाँ थोड़ी मैक्सिमम मिलेगी लेकिन बहुत कम, और यहाँ पर फिर 0। ऐसे ही यहाँ पर थोड़ी इंटेंसिटी आएगी, यहाँ 0, यहाँ पर फिर बिल्कुल ना के बराबर, और यहाँ 0। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा बेटा। बस ऐसा आपको ग्राफ मिलेगा, इधर भी और इधर की तरफ भी बना लीजिए। ठीक है, ये इस तरीके से आगे का कर्व हो जाएगा फिर आपका। इस तरह से। ठीक है, ये क्या चीज है बताइए? इसको बोला जाता है केंद्रीय उच्चिष्ट। केंद्रीय उच्चिष्ट का मतलब है सेंट्रल ब्राइट। ये जो आप देख रहे हैं थोड़े थोड़े उठे हुए पार्ट हैं, इनको बोला जाता है गौड़ उच्चिष्ट, सब्सिडियरी मैक्सिमा। और ये जो पॉइंट यहां पर आप देख रहे हैं जिन पर प्रकाश की तीव्रता बिल्कुल 0 है, इन पॉइंट्स का नाम रखते हैं निम्निष्ठ। ये भी निम्निष्ठ है, ये भी निम्निष्ठ है। ऐसे जहां जहां पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम है वहां पर निम्निष्ठ बनेगा। तो ये ग्राफ मिला हमको एक पतली झिर्री द्वारा बने पर्दे पर बने विवर्तन प्रतिरोध के तीव्रता का वितरण का आरेख। ठीक है, अच्छा इसी के साथ एक न्यूमेरिकल भी लगा रखा हुआ है उन्होंने, तो अंकिक भाग भी कर लेते हैं जरा इसका हम। ये ग्राफ याद आया, आपने बनाया था इससे पहले। विवर्तन में तीव्रता लगातार कम होते जाती है जैसे आप दूर जाते जाएंगे पर्दे पर। न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश, तो हमको तरंग दैर्ध्य दी गई है 5000 एंगस्ट्रॉम।
इसे हम मीटर में बदल देंगे तो 5 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। ठीक, 3 गुणे 10 की घात -4 सेंटीमीटर चौड़ी झिर्री की चौड़ाई दी गई है। तो झिर्री की चौड़ाई को अगर आप ए से लिखते हो तो ए लिख लो, 3 इंटू 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर। आप अगर मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात -2 से गुणा करवा देंगे तो 10 टू द पावर -6 मीटर बन जाएगा। अब लंबवत पड़ता है, द्वितीय निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति ज्ञात करिए। द्वितीय निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति, द्वितीय निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति। क्या आप बता सकते हैं इस ग्राफ को देखकर द्वितीय निम्निष्ठ जो है उसकी कोणीय स्थिति क्या है? ये पहला निम्निष्ठ है, ये दूसरा निम्निष्ठ है। क्या है कोणीय स्थिति? 2 लैम्डा अपॉन ए, 2 की जगह 2, लैम्डा 5 इंटू 10 टू द पावर -7 और ए की जगह पर लिख देंगे 3 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, इस तरह से ये कितना बन जाएगा? 2 पंचे 10 और 10 में 3 का आप भाग दोगे तो लगभग 3.33 इंटू 10 टू द पावर -1, ये ऊपर जाके +6 -1 हो जाएगा। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 0.333 रेडियन। कोण है, कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। 1 3 हटा दो, पॉइंट के 2 अंकों तक आंसर दे दो तो 0.33 रेडियन ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और जुड़ा है साथ में कि केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई की गणना करिए। क्या मैं इसको यहां कर दूं? इतनी सी जगह पर हम करे दे रहे हैं इसको। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। आपको याद होगा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कितनी होती है? लैम्डा अपॉन ए एंगल इधर, लैम्डा अपॉन ए एंगल इधर, टोटल मिला के 2 लैम्डा अपॉन ए। अरे वाह, 2 लैम्डा अपॉन ए तो हमने यहां भी सॉल्व किया है तो वही आंसर आ जाएगा फिर तो आप कर लोगे। तो फिर कितना आंसर आएगा? मैं कर नहीं रहा हूं, ये आप कैलकुलेशन अपने आप से करिए, डू योरसेल्फ। इसका आंसर भी आएगा 0.33 रेडियन, इसका आंसर आ जाएगा। नहीं समझ आया? इस तरह से ये कौन सा क्वेश्चन कर लिया हमने? क्वेश्चन नंबर हमने 6 भी कंप्लीट कर लिया भाई। 7 नंबर में पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए बनाना है ग्राफ आपको। ये भी आप कर चुके हैं, अभी हाल ही में किसी पेपर में किया गया कि पीएन संधि डायोड के लिए पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ आरेख खींचकर क्रियाविधि समझाइए और निवेशित तथा निर्गत वोल्टताओं के तरंग रूप दिखाइए। ये हम कर चुके हैं। अथवा में नैंड गेट का लॉजिक प्रतीक, सत्यता सारणी, ये सब लगा हुआ है। ये सिलेबस में है नहीं 2021 में, इसलिए इसको नहीं करेंगे हम लोग। ठीक रहेगा? ओके, तो आज एक काम करते हैं 7 नंबर तक ही रख लेते हैं क्वेश्चन, और 8 और 9 ये 2 क्वेश्चन बाकी है हमारे, इनको हम करेंगे लेकिन अब कल कर लेते हैं। तो आज 7 नंबर तक हमने कर लिए हैं, बाकी जो हमारे बचे हुए क्वेश्चंस रहेंगे उनको हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।